हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हर्ष का शासन प्रबंध। हर्ष एक महान विजेता के साथ साथ कुशल शासक प्रबंधक भी था। उसके काल में गुप्त काल से जो शासन प्रबंध व्यवस्था चली आ रही थी, उसने क्या किया, उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके यानी कि थोड़ा सा बदलाव करके वही शासन व्यवस्था जो है जारी रखी। तो सबसे पहला पद आता है राजा का। हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजा जो होता था वो पूरे साम्राज्य का मुखिया होता था। सारी शक्तियां जो है उसी में निहित होती थी। वह स्वयं कानून बनाता था, कानूनों को लागू करवाता था, कानूनों को ना मानने वालों को दंड भी देता था। वह अपने साम्राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका का अध्यक्ष होता था। उसकी जो सेना थी उसका वो सर्वोच्च सेनापति भी होता था। ठीक है, यानी कि पूरी जो शक्तियाँ थी वो राजा के पास केंद्रित थी। उसके बाद है मंत्रिपरिषद। शासन प्रबंध में राजा की सहायता के लिए उसने क्या कर रखा था, मंत्रिपरिषद का गठन कर रखा था। आजकल की जो मंत्रिपरिषद होती है उस टाइम उस तरह की मंत्रिपरिषद नहीं होती थी। उस टाइम जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते थे वो सिर्फ राजा को सलाह ही दे सकते थे। तो पूरी जो शक्ति होती थी वो हर्ष यानी कि राजा के हाथ में थी। अगर किसी मंत्री की सलाह उसको अच्छी लगी तो वो मान भी लेता था, अगर नहीं लगी तो उससे नहीं भी मान सकता था। वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता था। वो किसी भी मंत्री की नियुक्ति कर सकता था। अगर कोई मंत्री जो है सही ढंग से काम ना करता हो तो उसे उसके पद से हटा सकता था। तो मंत्रिपरिषद में जो थे अनेक मंत्री थे। तो सबसे पहला पद था प्रधानमंत्री का। राजा के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है स्वयं राजा करता था। प्रधानमंत्री जो राजकाज के प्रमुख कार्य होते थे उनकी देखरेख करता था, राजा को महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देता था। हर्ष के टाइम जो था हर्ष का प्रधानमंत्री जो था भंडी था। अगला पद आता है महाबलाधिकृत का। महाबलाधिकृत जो था वो सेना का मंत्री होता था। वैसे तो राजा ही सेना का सर्वोच्च सेनापति माना जाता था, लेकिन उसके बाद अलग से एक सेनापति की नियुक्ति की जाती थी जो कि क्या है, सेना को भर्ती करता था, उसको वेतन देता था, उनको प्रशिक्षण देता था, समय समय पर उनकी परेड करवाता था। जब युद्ध होता था तो वो सेना लेकर शत्रुओं का सामना करता था। सिंहनाद जो था वो हर्ष का सेनापति था। उसके बाद अगला पद आता है महासंधि विग्रहाधिकृत का। महासंधि विग्रहाधिकृत जो था वो विदेश मंत्री था। ठीक है, यानी कि जितने भी विदेशी मामले होते थे उनके अंदर राजा को राय देने वाला कौन होता था, विदेश मंत्री। विदेशों से जो दूत साम्राज्य में आते थे तो उनके रहने का प्रबंध करना, उनको उनका स्वागत करना आदि कार्य जो है विदेश मंत्री करता था। या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करना है या संधि करना है, इन मामलों पर भी जो विदेश मंत्री होता था वो राजा को समय समय पर सलाह देता रहता था। अगला पद है कटुक का। कटुक जो था वो हाथी सेना का अध्यक्ष होता था। उसका भी यही कार्य था कि हाथियों की देखभाल करना, उनकी नियुक्ति करना, प्रशिक्षण देना उनको। ठीक है, उसके बाद अगला पद आता है वृद्धस्वार का। वृद्धस्वार जो था वो घुड़सवार सेना का प्रमुख मंत्री होता था। इसका भी कार्य घोड़ों की नियुक्ति करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, यानी कि युद्ध के लिए तैयार करना आदि काम उसके होते थे। इन सब के अलावा कई अन्य मंत्री भी होते थे जो अन्य विभागों की देखरेख करते थे, जैसे विषयपति हो गया, लेखक हो गया, महाप्रतिहार हो गया, चाट बाट हो गया, भोगपति आदि कई ऐसे मंत्री थे जो अन्य विभागों की देखरेख करते थे। उसके बाद आता है प्रशासन। ये तो मंत्री हो गए। उसके बाद आता है प्रशासन। तो सबसे पहले है प्रांतीय और जिलों का प्रशासन। हर्ष ने अपने साम्राज्य को, केंद्रीय साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को आगे जिलों में और जिलों को आगे गांवों में।
तो सबसे पहले हम करते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतों को भुक्ति बोला जाता था उस टाइम, और इसका जो मुखिया होता था उसे उपारिक महाराज कहा जाता था। उसका काम था अपने प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, चोर डाकुओं को पकड़ना, प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना, जो राजा द्वारा आदेश जारी किए जाते थे उनको साम्राज्य में लागू करवाना। उसके बाद आता है जिलों का प्रशासन। प्रांतों को अनेक जिलों में बांटा गया था। जिलों को विषय कहा जाता है, और जो जिलों का मुखिया होता है उसे विषयपति कहा जाता है। जो उपारिक महाराज के कार्य होते हैं वही क्या है, विषयपति के कार्य होते हैं। फिर है स्थानीय प्रशासन। जिलों को आगे गांव में बांटा गया था, यानी कि हर्ष के साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया जो होता था वो ग्रामिक होता था। वो ग्राम पंचायत की सहायता से गांव का शासन चलाता था। उसका काम भी था चोर डाकुओं को पकड़ना, गांव की देखभाल करना, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, गांव की सफाई करना या न्याय करना। उसके बाद अगला पॉइंट है राजस्व प्रबंध। हर्ष के शासनकाल में राज्य की आय का मुख्य साधन था भूमि कर, यानी कि कृषि फसल पर जो टैक्स लगाया जाता था। तो कृषि फसलों पर टैक्स जो है वो पूरी उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कृषि कर के अलावा जो है उपारी कर, धान्य कर, हिरण्य कर आदि कर लिए जाते थे। इसके अलावा जो चारागाह होते थे या खनिज पदार्थ होते थे या वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था, या अनेक प्रकार के व्यवसाय थे या वन थे, जंगल थे, तो उन पर भी अनेक प्रकार के कर लगाए गए थे जिससे राज्य को आय होती थी। फिर क्या है, उस आय का बंटवारा कैसे होता था? सबसे पहले तो शांति व्यवस्था के लिए या जो प्रशासनिक कार्य होते थे उन पर इस धन को खर्च किया जाता था। दूसरा, अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। तीसरा क्या था कि जो राज परिवार था उनकी देखभाल के लिए ये धन जो है खर्च किया जाता था। जो विद्वान होते थे, धार्मिक संस्थाएं होती थी, उन्हें अनुदान के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता था। आगे है न्याय प्रबंध। न्याय प्रबंध हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक अच्छी न्याय व्यवस्था स्थापित कर रखी थी। राजा की जो अदालत होती थी वो सबसे बड़ी अदालत होती थी। राजा का जो निर्णय होता था उसे अंतिम माना जाता था। राजा किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता था, उसे दंड दे सकता था। इसके बाद प्रांतों और जिलों की अलग अदालतें होती थी, गाँव की अलग अदालतें होती थी। गांव में जो है गांव का मुखिया पंचायत की सहायता से मुकदमे सुनता था और उनके निर्णय करता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो दंड व्यवस्था थी काफ़ी कठोर थी। विद्रोह करने पर मृत्युदंड दिया जाता था या आजीवन कारावास का दंड दिया जाता था। इसके अलावा जो सामाजिक नियम तोड़े जाते थे या चोर डकैती जैसी घटनाएं घटित होती थी उनके लिए अपराधी के शरीर के अंग काट लिए जाते थे। साधारण से अपराधों के लिए हल्के दंड दिए जाते थे या फिर जुर्माने लगाए जाते थे। इसके बाद है सैनिक प्रबंध। वैसे तो तीनों यानी कि हर्ष की जो सेना थी वो 4 भागों में बंटी हुई थी। पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, गजारोही होते थे और रथ सेना होती थी। तो चारों का जो मुखिया होता था वो राजा स्वयं होता था, लेकिन इसके अलावा वो एक प्रमुख सेनापति की नियुक्ति करता था और इसके अलावा अन्य सेनापतियों की नियुक्ति करता था। उसके टाइम में जो है उसकी सेना की संख्या थी 6 लाख, जिसमें से 1 लाख घोड़े थे, 60,000 हाथी थे। उसके बाद आता है राजधानी। जब हर्ष ने शासन व्यवस्था संभाली थी, यानी कि हर्ष जब राजा बने थे तो उसकी राजधानी थानेश्वर थी। उसके बाद जब हर्ष कन्नौज पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बना लेता है।